एक रात में 4 दिन का खाना। मीनाक्षी बहू, ये मोबाइल में तस्वीर देख रही हो? यही है मेरी हैदराबाद वाली जीजी। अरे हम लोगों की तरह रहन सहन नहीं है उनका, बड़े हाई फाई लोग हैं। 20 साल पहले दीदी हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी, वहां जाकर ही उनके बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की। इनका बेटा बेटी दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और दामाद तो इंडिया में नहीं विदेश में है। क्या बात कर रही है माँ जी, हमारे विदेश में रहने वाले रिश्तेदार भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तुझे कहाँ पता होगा, तेरी शादी में जीजी आई नहीं थी ना, उनके बच्चों की शादी में हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन माँ जी ऐसा क्यों किया आपने? कम से कम शादी में तो आप लोगों को जाना चाहिए था। अरे बेटा क्या बताया, हैदराबाद यहाँ से दूर भी बहुत है ना, एरोप्लेन का टिकट कराने का तुम्हारे ससुर जी के पास पैसा नहीं था और ट्रेन में 3 दिन का सफर करके जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे ना उस समय, मोन्टो का हाई स्कूल का एग्जाम था। बस परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हम चाह कर भी पहुंच नहीं पाए। जीजी से मिले भी बरसों बीत गए, लेकिन फिर भी जीजी के लिए प्यार मेरा आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। वो तो होना ही है माँ जी, अपने चाहे जितने भी दूर रहे, अपने परिवार के दिल से थोड़ी ना दूर हो सकते हैं। हाँ बहू, पता नहीं कब मिलना होगा। बस शुक्र है ये फेसबुक का, जो इसकी मेहरबानी से सबका हाल चाल फोटो सब दिखती रहती है, वरना इतने सालों में तो शक्ल तक भूल जाए इंसान। बहू मीनाक्षी को अब सास कमला अक्सर अपनी बड़ी जीजी की अमीरी और महानता के किस्से सुनाती, जिसे सुन सुनकर बेचारी मीनाक्षी के कान पक गए थे। एक दिन, अरे मीनाक्षी सुन तो जरा, याद है मैंने तुझे बताया था हैदराबाद में मेरी बड़ी जीजी रहती है। लो, फिर से रिवीजन कराने के लिए बुला लिया। हाँ माँ जी, याद है मुझे, हैदराबाद में आपकी दीदी रहती है। 20 साल पहले हैदराबाद चली गई थी, उनके 2 बच्चे हैं, सब बहुत हाई फाई पढ़े लिखे हैं, लाखों रुपए में पैसे कमाते हैं, सब सुन चुकी हूँ। और कोई नई बात हो तो बताइए ना। नालायक, खबरदार जो तूने उसके बारे में एक भी शब्द कहा। अरे जीजी क्या है, मेरी आधी माँ है, समझ ले। बचपन में मुझे गोद में खिलाया उन्होंने। अरे माँ जी, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए आपने मुझे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। अरे बेटा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सपना है कि सच है। अरे तुझे पता है अभी फोन आया था। माँ जी, आपका कौन बनेगा करोड़पति में जाने का नंबर तो नहीं लग गया? अब समझ में आया, तभी आप फोन सुनने के बाद ऐसी खुशी की मारे बावली हुई जा रही हैं। माँ जी, अब आपको घर गृहस्थी के कामों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस सुबह से लेकर रात तक सिर्फ किताबें खोलकर उसमें अपना दिमाग खपाइए। मैं कह रही हूँ 10 करोड़ नासी 10-20 लाख तो जीत कर ले ही आइए। अरे हमारी गरीबी तो इतने में ही दूर हो जाएगी। अरे चुप कर नालायक, पैसों की भूखी रहा कर तू, किसी की पूरी बात सुननी नहीं है, अपना राग या लपना है। तेरी बातें सुनकर मेरी सारी खुशी हवा हो गई। अब तू जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली। ऐसे क्यों कर रही हैं, बताइए ना। फिर क्या बात है, अब आप इतना उछल रही थी तो मुझे यही लगा कि शायद 10-20 लाख रुपए मिलने वाले हैं और इसीलिए इतनी खुशी से बावली हुई जा रही हैं आप। अरे तू 10 लाख का पीछा छोड़ ना, मेरी जिज्जी आ रही है। कौन सी जिज्जी, वो जबलपुर वाली? सत्यानाश, इतनी बार तुझे बताया मैंने जिज्जी के बारे में, लेकिन अभी भी तेरे दिमाग में नहीं बैठा। जबलपुर वाली नहीं, हैदराबाद वाली जिज्जी आ रही है। वैसे तेरी भी गलती नहीं है, तूने आज तक उन्हें देखा ही नहीं है तो याद कहाँ से रहेगा। अरे नहीं माँ जी, मैं मजाक कर रही थी, मुझे सब याद है। अब आप प्लीज फिर से उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने मत बैठ जाइएगा। मेरे पास रसोई में बहुत काम पड़ा है, आप शॉर्ट में बताइए क्या बात है, वरना मेरी सब्जी जल जाएगी। अरे मेरी जिज्जी आ रही है अपने पूरे परिवार के साथ। इतनी खुशी तो मुझे मेरे बहू के आने की भी नहीं हुई थी जितनी जिज्जी के आने की हो रही है। आपकी जीजी आ रही है? लेकिन माँ जी, आप तो कहती थी मौसी जी अपने बड़े शहर हैदराबाद से बाहर कहीं जाती नहीं, खास करके हमारे छोटे से शहर में उनको रहने की आदत भी नहीं है। फिर हमारे छोटे शहर में ऐसे अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? क्या भाई, तेरे सीने पर सांप क्यों लौटने लगे मेरी जीजी का नाम सुन के? थोड़ा हाथ पैर हिलाकर घर का काम जो करना पड़ जाएगा। देखो मेरी बड़ी जीजी आए, उनके आने से पहले मुझे घर एकदम चाक चौबंद चाहिए, समझ रही है तू? पूरा दिन बैठकर मोबाइल में उंगलियां खींचते हुए तू मुझे नजर आई ना तो तेरी खैर नहीं है। चल पूरे घर को चमका दे। माना कि उनके स्टेटस का घर नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो मेंटेन रख ही सकते। तू अब जा, बातों में समय खराब मत कर, जीजी के आने की तैयारी कर ले जा। माँ जी, लेकिन तैयारी कैसे होती है बताइए तो? सोने की थाल ऑर्डर करके मंगवा लूं, उस थाल में दीपक रख के आरती उतार लीजिएगा उनकी। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
तेरे पूरे खानदान में कोई इस मुरादनगर से निकलकर बाहर गया है जो तुझे पता चलेगा कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों की क्या लाइफस्टाइल होती है? अरे मेरी जीजी हैदराबाद की बहुत बड़ी हस्ती है। सोशल वर्क हो या कोई साहित्यिक कवि सम्मेलन हो, स्कूलों के चीफ गेस्ट बनने से लेकर हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रखा है मेरी दीदी ने। क्या बात कर रही है माँ जी, मौसी जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं क्या? लेकिन फिर भी आपको देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपकी बहन इतनी खास हो सकती है। कहाँ आप, कहाँ मौसी जी। हाँ, आपको तो गली का कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देता है। देखा है ना, आप जब भी साड़ी पहन के घर से बाहर निकलती है, कॉलोनी के कुत्ते आपको दौड़ा लेते हैं। हद हो गई है बहू, जब मुंह खोलेगी तब बकवास ही करेगी। मैं कहती हूँ तू तैयारी में लगेगी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने कब इनकार किया। मैं सामान की लिस्ट बना देती हूँ, आप मंगवा दीजिए। और वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े अमीर लोग हम लोगों की तरह ज्यादा पूरी पराठा नहीं खाते, वो तो बस सलाद और सूप ही लेते हैं। ये मेहमानों के घर आने पर पूरी पराठा, शाही पनीर खिलाना, ये सब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ माँ जी, मौसी जी के आने की खुशी में ना मैं भी 2-3 तरह के बढ़िया अंग्रेजी स्टाइल के सलाद बनाना सीख लेती हूँ, और सूप भी। ज्यादा अंग्रेज बनकर मत दिखा, जो तुझे कहा है ना चुपचाप वही सब बना लेना। और सुन, मेहमानों के सामने नाक मत कटा देना। अरे जीवन भर में पहली बार मेरी जीजी आ रही है और तू ऐसी खातिरदारी करेगी उनकी, यह कच्चे खीरे और गाजर खिलाकर। माँ जी मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगी मटर पनीर। लेकिन मैं तो जो कह रही थी ना, आपके फायदे के लिए कह रही थी। सास को गुस्से में अपनी तरफ घूरते देख बहू मीनाक्षी चुपचाप रसोई की तरफ निकल जाती है। अच्छी मुसीबत आ गई, सासू माँ की बहन को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो हमारे घर माँ जी से मिलने आ रही है या फिर हमारे घर की साफ सफाई का इंस्पेक्शन करने। बड़े लोग हैं तो कौन सा 10 दिन रुकेंगे हमारे इस 3 कमरे के घर में? जरूर होटल में कमरा बुक कराया होगा। खैर, सासू माँ के आदेश को टालना तो संभव नहीं था, इसलिए बहू जोर शोर से मौसी जी के आने की तैयारी में लग जाती है। मौसी के आने वाले दिन। अरे मीनाक्षी, ये माधव कहाँ रह गया? इसे बोला था ना एयरपोर्ट से मौसी को लेकर आने के लिए। माँ जी मैंने सवेरे ही बता दिया था, अब आप ही बताइए, मैं घर के काम देखूं या आपके बेटे को हर आधे घंटे में याद दिलाऊं मौसी जी को लेने एयरपोर्ट जाना है? अरे हाँ भाई, याद है, बस निकल रहा हूं मैं। माधव को मौसी जी को लेने के लिए गए हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक ना मौसी जी घर आई थी ना माधव। तभी घर के बाहर टैक्सी रुकने की आवाज आती है। मीनाक्षी दौड़कर दरवाजे की ओर देखती है। माँ जी, दरवाजे पर टैक्सी आकर रुकी है, लेकिन माधव तो अपनी गाड़ी लेकर गए थे ना। अगर मौसी जी टैक्सी में आई है तो वो कहाँ रह गए? अरे निकम्मा है एक नंबर का, मुझे तो लगता है कि एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाया होगा। बेचारी जीजी खुद ही टैक्सी लेकर आ गई। फिलहाल तो स्वागत कर जीजी का, मैं फोन लगाती हूँ माधव को। अरे भाई कमला, कैसे अनपढ़ टैक्सी वाले हैं तुम्हारे यहाँ? इसे ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर आता नहीं, कब से बहस किए जा रहा है। चल तो 560 रुपए दे दे, इसके मुंह पर मार कर दफा करो इसे। हाँ जीजी रुको, अभी देती हूँ, आप अंदर चलो, इससे मैं निपटती हूँ। ये ले तेरे किराए के पैसे। और क्यों बहस करके जीजी को परेशान कर रहा था? आजकल तो सब्जी वाले भी मोबाइल से पैसा ले लेते हैं, तुझे कौन सी आफत पड़ी है? मोबाइल से पैसा तो मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन पैसा होना भी तो चाहिए अकाउंट में। 1 चवन्नी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई नहीं, फिर कैसे मान लूं? पता नहीं ट्रेन का टिकट भी कराया था या ऐसे ही जनरल डब्बे में भरकर आ गई है। क्या बोला, ट्रेन? अरे हवाई जहाज में आई है मेरी जीजी, आया बड़ा। इधर मौसी जी घर में आ गई थी, उधर माधव की माँ उसे फोन लगाती है। अरे माधव, कहाँ है तू? माँ, मैं तो एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मौसी जी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। एक बार फोन करके जरा फ्लाइट का टाइम कंफर्म कर लो, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तो अभी तक वहीं खड़ा हुआ है? अरे मौसी तो कब की घर आ गई। मौसी कब एयरपोर्ट से निकली और कब घर पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं लगा। चलो फिलहाल तो घर चलता हूँ। घर आकर माधव देखता है कि मौसी, मौसा और उनके बेटे बेटी की खूब जोरों शोरों से खातिरदारी चल रही है। हाँ, अब घर भी आ गई और मैं एयरपोर्ट पर ही खड़ा रह गया। लेकिन मैं तो आपकी फ्लाइट के टाइम से पहले ही वहां पहुंच गया था। आप लोगों ने मुझे वहां देखा नहीं क्या? मैंने बोर्ड भी ले रखा था आपके नाम का। नहीं बेटा, काफी देर इंतजार करने के बाद हमने सोचा टैक्सी ले लेते हैं। हो सकता है तू भूल गया हो एयरपोर्ट आना। अरे छोड़िए ना माधव, मौसी जी आराम से पहुंच गई थी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आइए आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। बेटा देख, नाश्ता तो तूने बहुत बढ़िया बना लिया, अब ऐसा करना, खाने में ना ज्यादा वैरायटी मत बनाना, हल्का खाना खाने से पेट को आराम मिलता है। मैं भी माँ जी को यही समझा रही थी। चुप कर,
जब देखो तब बीच में बोलने लगती है। अरे तेरा बस चले ना तो तू रोज खिचड़ी खिलाकर ही काम चला ले। अरे नहीं कमला, बात तो बहू ठीक कह रही है। बहू तुम ऐसा करना, रात के खाने के लिए बस दाल मखनी, मटर पुलाव, काजू खीर और मलाई कोफ्ता रख देना। मम्मी रायता भी बोल दो ना, थोड़ा आसान हो जाता है पचने में। हाँ बेटा चल, रायता भी रख लेना। वैसे भाभी मैंने सुना है छोटे शहरों में कचौड़ी भी खाते हैं लोग। हाँ भाई, हम तो खाते हैं कचौड़ी। क्या हुआ, वो भी खाना है क्या? हाँ, वो थोड़ी सी कचौड़ी भी बना देना। मम्मी तो कभी बनाती नहीं है इस तरह का खाना। अब आपके यहाँ आए हैं तो सारे शौक पूरे करवा कर ही जाएंगे। भाई देखो, अपना तो ये मानना है कि जैसा देश वैसा भेष। अब जब हम लोग मोदी नगर आ गए हैं तो फिर तुम लोगों की पसंद के हिसाब से ही तो खान पान रखना पड़ेगा ना। अब ये तो कोई बात नहीं होती कि हम यहाँ आकर अपने हिसाब से खाना बनवाएं। इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर पेल दिया मौसी जी ने, और अभी भी बोल रही है वो अपने हिसाब से खाना नहीं बनवा रही। अरे भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रह क्या गया जो ये मुझसे नहीं बनवा रही है। 4 दिन की डिश तो एक ही दिन के डिनर में बता दी। अरे बाबा रे, इतना खाना तो मैं 4 दिन में भी नहीं बनाती जितना इन्होंने सिर्फ आज में बनाने को कह दिया है। माँ जी जरा रसोई में आइए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या हो गया बहू, पता है मुझे काम चोरी का बहाना याद हो गया होगा तुझे। ऐसा है माँ जी, कोई काम चोरी का बहाना याद नहीं आया। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि सुबह 6 बजे से एक टांग पर खड़े होकर आपकी प्यारी बहन के लिए ये तरह तरह के व्यंजन तैयार किए थे मैंने, लेकिन मौसी जी ने तो फिर से एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। अब ऐसा है, मेरी तो दर्द के मारे कमर टूट रही है। अब आप रसोई में आकर थोड़ा काम में हाथ लगाइए, वरना भूल जाइए कि मैं ये शाही भोज पकाने वाली हूँ। अरे 1000 बार कहा था इसने कम में माधव को कोई हट्टी कट्टी गांव की लड़की लिया। शहर की लड़कियों के यही ड्रामा होते हैं, थोड़ी देर काम कर लेती है और उनका उय माँ मैं तो टूट के बिखर गई शुरू हो जाता है। पूरे 3 घंटे दोनों सास बहू की कमर तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार डिनर बनकर तैयार हो जाता है। डिनर के बाद माँ जी, आज तो गहरी नींद आने वाली है मुझे। पूरा दिन काम कर करके थक कर चूर हो गई हूँ मैं। हाँ भाई, थकान तो मुझे भी बहुत हो गई है। अरे बहू कहाँ भाग रही है इतनी जल्दी? मासी जी, वो इन्हें सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है ना, इसलिए अपने रूम में सोने जा रही हूँ। ये लो भाई, हम इतना दूर से तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए आए हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। अभी 1 कप कॉफी भी तो बाकी है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो बना देती हूँ। कॉफी का इंतजार करते हुए दोनों बहनें बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं और बहू मीनाक्षी गर्मा गर्म कॉफी बनाकर सबके आगे कॉफी का कप रख देती है। जैसे ही मीनाक्षी धीरे से अपने कमरे की ओर जाने लगती है, मौसी जी की बेटी उसे आवाज लगाती है। भाभी, कॉफी बनाने से पहले आप एक बार चॉइस तो पूछ लेती। मैं सिर्फ कोल्ड कॉफी पीती हूँ, मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दो प्लीज। कोल्ड कॉफी के लिए तो घर में बर्फ नहीं है, सॉरी आज तो नहीं बन पाएगी। भाभी, तो इसमें कौन सी चिंता की बात है, आप ब्लिंकिट से एक आइसक्रीम ऑर्डर कर दीजिए। आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफी तो वर्ल्ड की बेस्ट कोल्ड कॉफी होती है। अब तो मीनाक्षी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए बेचारी मीनाक्षी चुपचाप रसोई में जाकर कोल्ड कॉफी बनाने लगती है। मीनाक्षी की कोल्ड कॉफी देखकर बाकियों के मुंह में भी पानी आने लगा था। अरे बहू, इतनी स्वादिष्ट कोल्ड कॉफी बनाकर लाइए तू। अब तो मेरा भी दिल फिसलने लगा तेरी कोल्ड कॉफी पर। ऐसा कर बेटा, हमारे लिए भी बना ला एक कोल्ड कॉफी। अरे यार, ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं, एक के बाद एक खाने की फरमाइश करते जा रहे। अरे कल का सवेरा नहीं होगा क्या? जो खाना है कल सवेरे खा लेना। लेकिन नहीं, इन्हें तो रात के 12 बजे सारी फरमाइश पूरी करवानी है। माँ जी को मैं छोड़ूंगी नहीं, इनकी वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मीनाक्षी फिर से किचन में जाकर एक बार कोल्ड कॉफी बनाने में लग जाती है। अगले दिन सुबह, भगवान करे 1-2 दिन में ये लोग वापस चले जाएं। भाई, इससे तो अच्छे हम छोटे शहर वाले हैं, कम से कम हम किसी और के घर जाकर ऐसी हफ्सियों वाली हरकत तो नहीं करते। अगला दिन एक नई खबर के साथ आया था और वो खबर ये थी कि आज मौसी जी का दामाद भी कमला के यहाँ आने वाला था। अरे माँ जी, इन लोगों ने खा खा कर मेरी हालत पस्त कर दी है, अब इनका दामाद भी आ जाएगा, पता नहीं क्या गत बनेगी मेरी। शाम होते होते मौसी जी का दामाद राजीव भी उनके घर पहुंच गया था और ये कहने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि दामाद बाबू भी बिल्कुल अपनी सासू माँ के जैसे ही थे। घर पर आते ही उन्होंने भी बहाना बनाकर टैक्सी के पैसे माधव से मांगे और उसके बाद एक के बाद एक खाने की फरमाइश शुरू कर दी।
माँ जी मैं बता रही हूँ, अगर 2 दिन से ज्यादा ये लोग हमारे घर रुके ना तो फिर आप नई बहू ढूंढ लेना, क्योंकि मुझसे इन लोगों की चाकरी नहीं होने वाली। अरे बहू कैसे बात कर रही है तू क्या चाह रही है? तेरी काम चोरी की वजह से अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लूं मैं? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कब कहा आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लीजिए। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप अपने लिए नई बहू ढूंढ लीजिए, इतना तो कर लेंगी ना आप। एक तरफ बहू की धमकियां थी, दूसरी तरफ मौसी और उसके परिवार की कभी ना खत्म होने वाली फरमाइश। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई कढ़ाई पनीर। पूरा दिन घर में सिर्फ और सिर्फ खाने की बातें हो रही थी। मौसी के परिवार को यहाँ आए हुए पूरे 4 दिन हो गए थे और अभी भी वो लोग टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी 4 दिन में 40 दिन का राशन चढ़ कर गए ये लोग। अरे कब तक चलेगा ये? अपने मौसी जी से पूछा कब तक जाने वाले ये लोग अपने बड़े शहर वापस? अरे बेटा किस मुंह से बताऊं तुझे, ये कोई बड़े शहर में नहीं रहते। इनका दामाद जिसे मैं बहुत हाई फाई समझती थी, मुंबई में टैक्सी ड्राइवर है, और बेटा ये हैदराबाद में फैक्ट्री में मजदूरी करता है। ये सब देखने दिखाने की बातें हैं बेटा, कोई करोड़पति नहीं है ये लोग। बल्कि इतने सालों से किसी रिश्तेदार के यहाँ इसीलिए नहीं आते थे क्योंकि शर्मिंदगी के कारण किसी का सामना नहीं कर सकते थे। वो तो भला हो बिट्टू भैया का, जो उन्होंने समय रहते सारी असलियत मुझे बता दी। पिछले साल ये लोग उनके घर पहुंच गए थे और फिर 15 दिन तक ऐसे ही आतंक मचाया था। तो आपके कहने का मतलब क्या है? ये लोग यहाँ परमानेंट सेटल हो गए, अब कभी वापस लौट कर नहीं जाएंगे? बेटा इनकी हरकतें देखकर तो यही लग रहा है ये लोग वापस जाने के इरादे से नहीं आए। तो ऐसा कर, घुमाने के बहाने से इन्हें गाड़ी में बिठा और रेलवे स्टेशन छोड़कर मौका देखकर वापस भाग जा। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर तूने रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़कर क्यों आया है। बस फिर क्या था, उपाय थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन माधव ने भी अब मौसी और उसके परिवार के भुक्खड़ लोगों से पीछा छुड़ाने का प्रण ले लिया था। इसलिए वो सबको घुमाने के बहाने गाड़ी में बिठाता है और रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़कर वापस भाग आता है, और इस तरह मौसी के परिवार से कमला को छुटकारा मिल ही जाता है।